हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग? टुडे वी वांट टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट टॉपिक है साहब 12th बोर्ड के लिए जो आप तैयारी करते हो या फिर कंपटीशन के लिए भी। ऑफ कोर्स सारे टॉपिक तो अपन ने कर लिए, एक लास्ट टॉपिक बचता है और प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा पार्ट है साहब, है ना। अच्छा, बड़ा किस सेंस में बोल रहा हूँ? 8 मार्क्स है ना, कम मार्क्स नहीं है साहब। 8 मार्क्स एक सिंगल टॉपिक से, तो प्रोबेबिलिटी के लिए तो बहुत सारी बातों की ज़रूरत पड़ने वाली, पीछे के साइड से चलेंगे तो। लेकिन इसके पहले एक डाउट कर लेते हैं जरा। NCERT का क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारी लंबी सी लिखी हुई है, चलो पढ़ते हैं जी। एन ऑयल कंपनी हैज़ टू डिपोज A एंड B। अच्छा, ये दो डिपो है ऑयल कंपनी के पास, सही है। And they are with the capacities of 7,000 liters and 4,000 liters respectively. The company is to supply oil to 3 petrol pumps D, E and F. अच्छा, इसकी कैपेसिटी 7,000 लीटर्स, इसकी कैपेसिटी 4,000 लीटर्स और 3 पेट्रोल पंप्स हैं D, E और F। तो यहाँ से D को, यहाँ से E को, यहाँ से F को और B से भी D, E और F को ऑफ कोर्स पेट्रोल हमको भेजना होगा। So is to supply oil to 3 petrol pumps D, E and F whose requirements are 4,500 liters, 3,000 liters and 3,500 liters respectively. इसकी रिक्वायरमेंट है 4,500, इसकी रिक्वायरमेंट है 3,000 और इसकी रिक्वायरमेंट है 3,500 liters respectively. Distance in kilometers between the depots and the petrol pumps is given in the following table. अच्छा, A से D की डिस्टेंस एक्चुअली क्या है कि इन जनरल जब भी टेबुलर फॉर्म आप बनाए ना, तो कोशिश ये करनी है हियर टू हियर, मतलब हम इस टेबल को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। A और B को यहाँ लिख लेंगे, D, E और F को यहाँ लिख लेंगे, जिससे मुझे ऐसा करने में आसानी हो ना। A to B, A to D, A to E, A to F, B to D, B to E, B to F। इधर से उल्टा उल्टा पड़ता है ना, उल्टा उल्टा पड़ता है, तो मैं चेंज कर लूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। The distance between the depots and the petrol pumps is given in the following table, assuming that the transportation cost of 10 liters। अच्छा, 1 लीटर नहीं, 10 लीटर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है? ₹1 per kilometer. How should the delivery be scheduled in order that the transportation cost is minimum? तो मुझे ये बात पता करनी है कि साहब सीधी सी बात, किस डिपो से किस पेट्रोल पंप को कितने यूनिट या कितने लीटर पेट्रोल सप्लाई किया जाए जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम पड़े और डिपोस और पेट्रोल पंप्स के बीच की डिस्टेंसेस गिवन हैं। एक और ख़ास बात दी हुई है कि 10 लीटर पेट्रोल का जो पेट्रोल है कि डीजल है, ऑयल है, 10 लीटर ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ₹1 है। एक जगह कहीं पर छोटा सा लिख करके इसको मिटा दें क्या यार, ऐसा कुछ करें। 763 देखो देखो देखो, A ऐसा बना लिया मैंने, B ऐसा बना लिया, तो A से D में कितना है? 7 और फिर 6 और फिर 3, फिर B से D, E, F 3, 4, 2, सही है। ये मैंने D, E और F डिस्टेंसेस नोट कर ली थोड़ा सा। अच्छा, ये भी दिया है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 7,000 है और इसकी कैपेसिटी है 4,000, 7,000 एंड 4,000, ओके। और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? डी की रिक्वायरमेंट है 4,500, इसकी रिक्वायरमेंट 3,000 और इसकी रिक्वायरमेंट 3,500, ओके। यार ये तो वही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैंने इसी टाइप का तो क्वेश्चन किया है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है या तो क्वेश्चन गलत है और या फिर हाँ, सीधी सी बात है, आप गलत कर रहे हो। दो ही चीज़ तो पॉसिबल है। नहीं बन रहा है ऐसा मैं नहीं सोचता, आपके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगी। चलो मैं एक बार करके देख लेता हूँ जल्दी से। ये बनाया मैंने ब्लॉक, सही है। अच्छा,
दो ब्लॉक्स हैं तो बना देता हूं जी। यहाँ पर लिख देता हूँ D, यहाँ पर लिख देता हूँ E और यहाँ पर लिख दिया F। है ना, ये बात अपन ने की थी कि ब्लॉक्स कौन से बड़े बनाने हैं, आप जानते हो। तो D का छोटू ब्लॉक, E का भी छोटू ब्लॉक, F का बड़ो ब्लॉक। ये रिक्वायरमेंट अपन यहाँ पर लिखते थे D की 4500, इसकी है 3000 और इसकी रिक्वायरमेंट है साहब 3500 और इसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर लिखते थे अपन 7000 ये है और B की कैपेसिटी 4000। क्या बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन है? 5, हाँ जी, ये भी 11 और ये भी 11, दैट मीन्स दिस वन इज द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अच्छा, इनकी जो डिस्टेंसेस थी वो भी लिखा हुआ है। ये 7 किलोमीटर, यहाँ पर कितना है 6 किलोमीटर, दिस वन इज व्हाट 3 किलोमीटर्स, 7 6 3 3 4 2 3 4 2। अब क्वेश्चन में है क्या, यही करते थे जो फिर से एक बार कर लेते हैं। अच्छा, A से D में कितनी ट्रांसपोर्टेट कितना किया था आप X, और A से E में मैंने ट्रांसपोर्ट किया Y। हाँ, X लीटर से है और ये Y लीटर से। अच्छा, इसमें कितना करेंगे 7000 माइनस X माइनस Y। अरे सही है ना, 7000 माइनस X माइनस Y। अच्छा, इसको चाहिए 4500 तो 4500 माइनस X B से मिल जाएगा, 3000 माइनस Y यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, इसको ऑलरेडी इतना मिला हुआ है, F को इतना मिल गया है, बचा हुआ B से दे देंगे। कितना 3500 माइनस 7000 माइनस X माइनस Y, ऐसे ना। अच्छा, ये आ जाएगा साहब X प्लस Y हो गया और माइनस ऑफ 3500 ये आ जाएगा। अच्छा, ये बोल रहा है कि 10 लीटर्स, सुन लो जरा, 10 लीटर का जो ट्रांसपोर्टेशन रेट कितना है, ₹1 ना। 10 लीटर, हम 1 लीटर ले लेते हैं ना, 1 लीटर। तो 1 लीटर की कहानी कितनी हो जाएगी 1/10 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे 1/10। अच्छा, यहां टोटल ये X लीटर है, ये क्या लिखा है 10 लीटर्स पर किलोमीटर है ना, 10 लीटर पर किलोमीटर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ रही है साहब, ₹1। अच्छा, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 7 किलोमीटर है। भाई आपको ऐसे समझ में आना है ना, 10 लीटर 1 किलोमीटर 1 रुपये, है ना, ऐसे ही कुछ दिया है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि 10 लीटर, अच्छा इसकी जगह मैं कितने किलोमीटर कर दूं, 7 किलोमीटर कर दूं। तो 7 किलोमीटर जाने पे 10 लीटर का 7 किलोमीटर का कितने रुपए लगने वाला है साहब, 7 रुपये, है ना। अच्छा, अगर मुझे 1 लीटर का 7 किलोमीटर जाना हो तो मुझे कितने रुपए लगेंगे, 7/10 रुपये। और मुझे जाना कितना है x लीटर के लिए जाना तो 7 किलोमीटर ही है साहब, तो 7x/10। ये बात मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अल्टीमेटली हर केस में यही होगा ना, 7/10 इंटू एक्स, 6/10 इंटू वाई। उल्टा करना हो आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई आपको पर रुपये दिया हुआ है ना, तो यहां पर मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये x लीटर है और 10 लीटर की बात कर रहा है, तो x लीटर में मैं 10 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो x/10 मल्टीप्लाइड बाई 7 रुपये। तो पहले वाले का ना A से D में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा, 7
बाई 10x। उम्मीद करता हूँ कि इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है ना, कि फिर से समझाना पड़ेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे ख्याल से प्रॉब्लम यही आ रही होगी और क्या है, क्योंकि उसने ये बोल दिया ना कि 10 लीटर्स पर किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 1 रुपी, और मुझे क्या चाहिए x किलोमीटर्स, नहीं x लीटर्स, और 7 किलोमीटर भी जाना है और रुपये निकालें। तो आप यूनिटरी सिस्टम से आप देख सकते हो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होगी उसको मैं z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं बता पाया आपको ना 7x बाई 10 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा साहब 6 बाई 10y, यहां पर कितना हो जाएगा साहब 3 बाय 10 इंटू 7000 माइनस x माइनस वाई प्लस यहाँ पर बोलो कितना हो जाएगा साहब 3 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 4500 माइनस x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बाई 10 इंटू 3000 माइनस वाई, और लास्ट में इधर पे हो जाएगा प्लस 2 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आ रहा हो, जो भी क्या लिखा है साहब x प्लस वाई माइनस ऑफ 3500। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी जिसको आपको मिनिमाइज करना है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, और बाकी ये कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कर लेना। उम्मीद करते हैं कि यही बात आपको परेशान कर रही होगी और कुछ नहीं। ठीक, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं साहब प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 1। देखिए जल्दी से हम आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी के सेगमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फंडामेंटल्स तो पढ़ना ही है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। ढेर सारी डेफिनेशंस हैं प्रोबेबिलिटी में जो आपने 11th से ही चालू कर दी थी, तो वापस से पढ़नी है, क्योंकि 11th को पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको, और इतने टाइम तक तो कोई मेंटेन नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, तो प्रोबेबिलिटी की हम A-B-C से चालू करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा एक आध लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात हमने पढ़ा था उस समय एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किसी स्पेसिफिक केस के लिए। 12th का जो पार्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, जिसके बारे में पहले आपको नहीं पढ़ाया गया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर बेयस थ्योरम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ, बेयस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कनेक्टेड हैं, इन दो की बात करेंगे। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस बार सुनते हैं कोविड-19 इस बार, हाँ इतना शायद आपको एज मिल रहा है। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, मीन कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है, उसको आपने मना कर दिया है, मतलब कोविड ने मना कर दिया है। बाकी सारा पोर्शन एज इट इज़ है। तो स्टार्ट करते हैं साहब। बिल्कुल टेंशन नहीं करिएगा, बस इतना ध्यान रखिए कि कोई क्लास नहीं मिस होनी चाहिए आपकी। कनेक्टिविटी बना करके रखें। प्रोबेबिलिटी देखने में आसान होगी, लेकिन जिस दिन नया क्वेश्चन मिलेगा उस दिन मुश्किल में आएंगे। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारी बातें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? नाम सुना होगा अपन ने रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ये कैसा एक्सपेरिमेंट होता है भाई? एनी एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम। अच्छा, क्या क्या लिखा हुआ है जी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम के बारे में पहले से नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है विथ सर्टेनिटी, है ना। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणाम के बारे में, जिसके आउटकम के बारे में, जिसके रिजल्ट के बारे में पहले से निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। अरे बताया तो जा सकता है ना, कि वो अपन टॉस कर रहे हैं साहब, है ना, टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, तो अपन तो बोल ही देते हैं अरे देख लेना हेड आएगा साहब। तो वो तो अपना प्रेडिक्शन हो गया, लेकिन सर्टेनिटी के साथ अपन नहीं बता सकते। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम के बारे में, तो एनी एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस विथ सर्टेनिटी। निश्चित रूप से अगर आप
नहीं बोल सकते हो, देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. वन कैन टेक सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. जैसी बात, आसान वाली बात करते हैं, थ्रोइंग अ डाइस, है ना. मुझे एक डाइस को थ्रो करना है, तो थ्रोइंग अ डाइस, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्योंकि मैं बता नहीं सकता निश्चित रूप से कि वेदर इट कम्स हेड्स और टेल्स. ओके, टॉसिंग, थ्रोइंग अ डाइस, यार यहाँ पर तो डाइस की बात है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ आएगा पर बताया नहीं जा सकता. टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ड्रॉइंग अ कार्ड, क्या बात हो रही है कि साहब होगा क्या कि हमने पैक ऑफ कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया. इसकी मीनिंग क्या है? क्योंकि हम उसके आउटकम के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, निश्चित रूप से नहीं बता सकते वेदर इट कम्स रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड. सो दीज एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम, जिनके आउटकम के बारे में आप पहले से नहीं बता सकते, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात होगी. नोट कर रहे हो ना? बिल्कुल प्रॉपरली नोट करिएगा, कॉपी में जरा भी मिस्टेक मत करिए, छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए, रिवीजन में हेल्प रहेगी. नेक्स्ट, सैंपल स्पेस. ये क्या वाला है भाई? सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी की जान है. सैंपल स्पेस के बिना अपन कुछ कर नहीं सकते. तो सैंपल स्पेस क्या क्या चीज़ें बताता है भाई? सैंपल स्पेस होता ऐसा है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उन सब का एक कलेक्शन कर लो, उन सब का एक सेट बना लो. सो दैट इज नोन एज व्हाट? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे मान लीजिए कि हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6. तो 1 2 3 4 5 6 एक सेट के अंदर लिख दीजिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल स्पेस. और इसमें जो नंबर हो गए, कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितने हैं? 6. सो दीज 6 आउटकम्स आर नोन एज व्हाट? एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट का एग्जॉस्टिव नंबर होगा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, एग्जॉस्टिव नंबर. तो अब नोट भी कर लेते हैं. व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स डिनोटेड बाय, डिनोटेड, किससे डिनोट करना है भाई? डिनोटेड बाय, अरे बोल दो किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कॉल्ड व्हाट? इसको क्या बोलते हैं? एस में जितने भी एलिमेंट होंगे इनको अपन बोलेंगे एग्जॉस्टिव नंबर. क्या बोलना है साहब? एग्जॉस्टिव नंबर. काउंटिंग की बात कर रहे हैं. एग्जॉस्टिव नंबर को कैसे डिनोट करते हैं साहब? एन एस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एस? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस. जितने पॉसिबल आउटकम्स है उनकी काउंटिंग जो है वो क्या कहलाती है? एग्जॉस्टिव नंबर. सीधी सी बात है कि अगर मुझे ये समझाना है, आपको बहुत अच्छे से अगर समझाना है, तो बेहतर तरीका क्या होगा कि हम सैंपल स्पेस कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के बनाएं. अ कॉइन इज टॉस्ड, है ना? अ कॉइन इज टॉस्ड. एक कॉइन को टॉस किया गया साहब. सैंपल स्पेस, या तो आप जानते हो कि या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता, है ना? ऑल पॉसिबल आउटकम्स. और अगर मैं इसमें बोलूं कि व्हाट इज द एग्जॉस्टिव नंबर, काउंटिंग कर लो साहब, 1 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो एग्जॉस्टिव नंबर इज 2. सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ना. चलिए, 2 कॉइन टॉस कर दिया आपने, 2 कॉइन्स टॉस्ड. 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किया आपने. क्या क्या होगा जरा बताओ बताओ बताओ. सैंपल स्पेस में कुछ ऐसा मिलेगा कि आपको एच एच आएगा, फिर एच टी आएगा, फिर टी एच आएगा, टी टी आएगा. ये बात तो बचपन से अपन सीख ही रहे हैं. तो अगर 2 कॉइन आपने टॉस किया तो 1 2, या तो मतलब हेड हेड, दोनों में हेड आ गया. पहले में हेड, दूसरे में टेल्स, पहले में टेल्स, दूसरे में हेड.
या दोनों में टेस्ट, ऑल पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं साहब। तो एग्जॉस्टिव नंबर कितना हो जाएगा इस बार, 2 to the power 1 हो गया, एंड दैट इज 2 to the power 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। ये 2 to the power 1 आ रहा था 2। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, 3 coins tossed, कितने ले लिए साहब, 3। 3 coins एक साथ आपने टॉस किए, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। ठीक, सैंपल स्पेस, आपको एग्जॉस्टिव नंबर तो समझ में आएगा, 2 to the power 3 मतलब 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। वो कैसे, सारे परम्यूटेशंस बना के रख दो, और क्या है भाई 3 H आ सकते हैं, या फिर क्या होगा H H T आएगा, 2 H और 1 T, 2 H और 1 T के सारे परम्यूटेशन क्या होंगे, H T H और T H H। देन 2T with 1 H, क्या लिखोगे आप, T T H T H T H T T, and one last that is what, T T T। तो आप ऐसे सीखना चाहो तो सीख सकते हो ना। तो मैंने कहा कि हम कुछ ऐसी बात कर सकते हैं कि whenever 3 coins tossed simultaneously, तो पहले 3 H वाला कॉम्बिनेशन बना ले, फिर 2 H और 1 T, तो 2 H और 1 T के सारे परम्यूटेशंस बना लो, H H T H T H T H H, फिर देन 2T with 1 H, उसमें जितने परम्यूटेशंस बनेंगे H T T T H T T T H, एंड लास्ट में ऑल 3 T's। इसके एग्जॉस्टिव नंबर की मैं बात करूं तो कितने पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं, 2 to the power 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8। अच्छा ये कब तक ऐसे बनाते रहें, एक और बनाएंगे, 4 coins tossed, 4 coins tossed। देखो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत बार आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कुछ सैंपल स्पेस बेस्ड मिलेंगे, और जितनी स्पीड से आप सैंपल स्पेस क्रिएट कर सको, क्योंकि आप काउंट करने में कई बार मुश्किल करेंगे। भाई आप ये डायरेक्ट तो बता दोगे कि साहब 2 to the power 4 बनने वाले हैं, 16 पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन क्या क्या आउटकम्स होंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 coins tossed, सैंपल स्पेस इज देयर। पहली बात तो मुझे ये समझ में आई कि सारे के सारे H बना दो, फिर क्या होगा 3 H और 1 T, H H H with T। अच्छा इसके परम्यूटेशंस बनाओगे ना सारे, H H H T, you know how to make permutations, factorial 4 divided by factorial 3 because 3 H are identical, 24 divided by 6 4, तो मतलब H H H T के 4 पॉसिबल परम्यूटेशंस होंगे, सारे लिख लो, H H T H, then H T H H, and then T H H H। next 2 T's with 2 H है ना, भाई H H T T, इसके कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 बिकॉज ऑफ 2 H and 2 T, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स व्हाट, 6। 6 बनाने हैं साहब, तो बना लेते हैं H H T T, ये तो दिख ही गया, फिर T T H H, ये भी दिख गया, फिर T H T H, देन H T H T, देन T H H T, and then H T T H। नेक्स्ट इज व्हाट, 3T with 1 H। अच्छा 3T with 1 H के भी 4 ही बनेंगे, बना लेते हैं साहब, तो T T T H T T H T T H T T H T T T, and the last all T's, T T T T। तो मुझे तो दिख गया साहब, ऊपर कितने लिखे हुए हैं, 5, यहाँ पर भी नीचे भी लिखे हुए हैं 5 और बीच में 6। सो एग्जॉस्टिव नंबर इज नथिंग बट 2 to the power 4 एंड दैट इज व्हाट, 16। तो अगर इसको जनरलाइज कर लें अपन, इफ n coins are tossed, n coins tossed, अच्छा जब आप n coins को टॉस करोगे H H H H H H H H n टाइम्स, फिर आप उसमें एक T कर दो और n-1 H कर दो। अच्छा इतना सारा कौन नौटंकी करके लिखेगा साहब,
पॉसिबल नहीं है ना। तो हमने क्या किया कि बस एग्जॉस्टिव नंबर से काम चला लिया। अभी जब कुछ नहीं बन रहा तो चलो 2 to the power n पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अरे क्वेश्चन तो इसी से होना है ना। हाँ, एक आइडिया के लिए मैंने आपको ये बता दिया था। इसके बाद देखो ये जो है ना, आप हो सकता है कि इसमें कभी कभी परेशान हो जाओ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कई बार आप परेशान हो जाओ देखने में, सुनने में कई बार, क्योंकि स्टेटमेंट अलग अलग आते हैं, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इसको ट्री डायग्राम भी सिखा देते हैं आपकी ना। ट्री डायग्राम की हेल्प से आप बहुत आसानी से बना सकते हो यूजिंग ट्री डायग्राम। भाई ट्री डायग्राम ये कहता है कि हमने एक कॉइन टॉस किया, मुझे मिला साहब, यहाँ पे बना देता हूँ H और T, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉइन टॉस किया तो इसके साथ क्या पॉसिबिलिटी है साहब? इसके साथ 2 पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ जी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? H T, तो वही काम तो इसके साथ भी होगा, H T। अच्छा, एक और कॉइन टॉस कर लिया तो फिर इसके साथ पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी H T, इसके साथ क्या बनने वाला है? H T। इसके लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी तुमने भाई, चलो बना देते हैं H T, और इसके लिए H T। कितने कॉइन्स अभी तक आपने टॉस कर लिए साहब? 3। अच्छा देखो, इसमें 3 के लिए तो बहुत ही आसान सा दिख रहा है ना, H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H T T T। 8 हो गए कि नहीं हो गए साहब? हाँ बिल्कुल 8 हो जाएंगे। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ब्रांच और बढ़ा दो, 4 वाले आ जाएंगे। अरे भाई जगह नहीं है तो बना लो, छोटा छोटा सा बना लो। ये H T, इसकी 2 कहानियाँ बनेंगी H T, इसकी 2 कहानियाँ होंगी H T, इसकी 2 कहानियाँ होंगी H T। अब इसकी 2 कहानियाँ होंगी H T, इसकी भी 2 कहानियाँ H T, इसके पास तो जगह है H T, इसके पास भी जगह है H T। लो भाई 4 कॉइन टॉस हो गए। 16 दिखने चाहिए ना आपको। H H H H H H H T H H T H H H T T H T H H H T H T, फिर T H H T T H H T H, कहाँ गया? हाँ जी, T H H T। ये इसका नहीं है ना भाई, इसका इधर था, मैं वही देख रहा हूँ। T H H H T H H T T H T H T H T T T T H H T T H T T T T H T T T T, ऐसे 16 हो जाएंगे। ट्री डायग्राम आसान सा होता है ना, थोड़ा सा मैंने सुंदर सुंदर सा नहीं बनाया, आप बना लेंगे तो वो और भी क्लैरिटी मिलती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे और एग्जाम्पल्स लेना चाह रहा था मैं। अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन। एक डाइस को थ्रो किया गया। व्हाट इज योर सैंपल स्पेस? तो सैंपल स्पेस में आपको दिख रहा है साहब क्या क्या मिलने वाला है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, these are the possible outcomes. Exhaustive number is what? 6 to the power 1, that is 6. अच्छा, फिर क्या होगा? 2 dice thrown together, 2 dice thrown together। आपने 2 डाइस थ्रो किए एक साथ,
तो आपको वैसे भी दिख रहा है ना, आपको जब आपने डाइस को थ्रो किया तो क्या मिलेगा ना। पहली बार में तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, अच्छा फिर इस 1 के 6 कहानियां बनेगी, अरे बनेगी ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इस 2 के साथ भी 6 कहानियां निकलेंगी, फिर इस 3 के साथ भी 6 कहानियां निकलेंगी, 4 के साथ भी, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3, है ना, ऐसा चलता जाएगा। तो 2 डाइस थ्रोन टूगेदर, सैंपल स्पेस में कंजूसी मत करिएगा ना, मत करिएगा, लिखना सीखें। 1 1 यहाँ से मिलेगा था 1 2, देन 1 3 1 4 1 5 1 6, नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, अरे 4 कहाँ गया, 2 5 2 6, आगे छोड़ा जा सकता है ना, ये मैंने लिखा साहब 3 1 से 3 6, देन व्हाट वी हैव 4 1 to 4 6, 5 1 to 5 6, and then 6 1 to 6 6. Clearly you know what is the exhaustive number in this case, that is 6 square, और ये हो जाएगा साहब 36। इसमें भी कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं साहब, बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया। तो 1 2 3 4 5 6 पहले डाइस के साथ, फिर उसके कॉम्बिनेशन अपन ने देख लिया कि भाई जब दूसरा डाइस थ्रो करोगे तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, इस तरह से। मज़ा तो तब है जब अपन 3 डाइस को एक साथ थ्रो करें। अब मैंने क्या किया, एक और एग्जांपल लिया साहब, 3 डाइस, 3 डाइस थ्रोन। अब मैंने सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश की, तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये एक केस है, ये 36 केसेस हैं। अब 1 1 के साथ क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, आप सोचो, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, मतलब हर के साथ 6 पॉसिबल केसेस बनते जाएंगे। सो 36 केसेस आर देयर, और उनके साथ हर किसी के साथ 6 सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे साहब, 36 × 6, दैट इज व्हाट 216, 6 क्यूब लिख सकते हो ना। तो 3 डाइस थ्रोन, तो 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, फिर क्या आ जाएगा, फिर इसके साथ 6 बनेंगे, क्या मिलेगा, 1 2 1 1 2 2 से लेकर के 1 2 6। अब यार इतनी सारे तो बना नहीं सकते ना, तो डैश 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 डैश, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 666। Exhaustive number is important, so can we say that exhaustive number is now 6 × 6 × 6, that is 6 cube, 216। तो अगर इसी को मैं जनरलाइज कर दूं, इफ वी थ्रो n डाइस थ्रोन, एग्जॉस्टिव नंबर बस मुझे लिखना है साहब, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 to the power n, दैट इज द मीनिंग। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना ये तो सब 11th में खूब पढ़ी है आपने बात, फिर भी क्यों लिख रहे हैं? हाँ लिख रहे हैं साहब, लिख रहे हैं, उसका पर्पस है कुछ, आपको बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। 52 कार्ड्स का एक डेक है, और इसमें से एक कार्ड आपने ड्रॉ किया, क्या, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सिंपल स्पेस बनाना है साहब। अच्छा बना लो, हिम्मत है तो। अरे क्या बनाओगे, फोटो बना के दिखाओगे क्या भाई? या तो अपन ऐसे, पहले तो पॉसिबल आउटकम्स जो होगा ना, एन एस ऑफ हार्ट, फिर 2 3
ऐसे सब बनाने पड़ेंगे साहब, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है और फीजिबल भी नहीं है। आप डैश डैश करके छोड़ सकते हो, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, एग्जॉस्टिव नंबर। अच्छा, एग्जॉस्टिव काउंटिंग आप कर सकते हो कि 52 प्लेइंग कार्ड्स थे, उनमें से एक कार्ड आपको ड्रॉ करना, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जितने तरह के कार्ड उतने पॉसिबल आउटकम 52। बेहतर है कि हम इनको कॉम्बिनेशन की हेल्प से कनेक्ट करें। तो NS दैट इज नथिंग बट 52C1 और ये हो गया था 52। अच्छा, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। 2 कार्ड्स ड्रॉन, 2 कार्ड्स ड्रॉन। इस बार मैंने क्या किया कि 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया। अच्छा, 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे साहब, एन एस ऑफ हार्ट एंड एन एस ऑफ डायमंड, है ना, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड, है ना, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब, कुछ भी हो सकता है ना, सारे पॉसिबल आउटकम। अब ये इतने सारे हैं कि अगेन पॉसिबल नहीं है ना कि ये मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या बन रहा है, बट एग्जॉस्टिव नंबर 1 कैन राइट NS। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड आपको ड्रॉ करना, सॉरी 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। सो सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, 52C2। जितने कॉम्बिनेशन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बाय टेकिंग 2 थिंग्स आउट ऑफ 52 डिस्टिंक्ट थिंग्स, 52C2। और इसको कैलकुलेट करना तो आप बहुत अच्छे से जानते थे कि 52 × 51 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। अरे भाई, NCR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। किसी को भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत हो रही हो और अगर इस तरह की बातें भूल गई हों तो हमने आपको पहले भी बताया, YouTube में हमारे लेक्चर्स अपलोडेड है, AGC जबलपुर, है ना। YouTube में टाइप करें AGC जबलपुर, पहुंचिए वहाँ पर, प्लेलिस्ट में जाइए और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स देख डालिए। अगर कंपटीशन की बात सोचते हैं तो भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो आपको देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये बातें अपन ने कर ली। फ्रॉम द फर्स्ट 500 पॉजिटिव इंटीजर्स, सपोज वी वांट टू ड्रॉ 4 इंटीजर्स, तो सैंपल स्पेस तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ एग्जॉस्टिव नंबर हम लिख सकते हैं 500C4 और उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने आपसे केवल 2 ही बातें की हैं ना। पहली बात रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, दूसरा सैंपल स्पेस क्या होता है। मूविंग टू नेक्स्ट, चलो हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करने वाले हैं, इवेंट्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट्स, ये क्या भला है भाई, कुछ तो होता होगा यार। अरे क्या होता है, मैं लिख देता हूं, एवरी सबसेट। यार सैंपल स्पेस तो बहुत बड़ा सेट हो गया, कोई भी बड़ा सेट हो, छोटा भी हो सकता है, उसके जितने भी सबसेट होंगे वो क्या होंगे, एक इवेंट को डिफाइन करेंगे। इवेंट का मतलब घटनाओं से मतलब है ना, घटनाएं, इवेंट। सो इवेंट इज व्हाट एवरी सबसेट ऑफ S associated with a random experiment is an event generally denoted by कैपिटल लेटर से हम इन जनरल डिनोट करते हैं। A से डिनोट, B से डिनोट कर दिया, C से डिनोट कर दिया, है ना, E1, E2, E3 एटसेट्रा। फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट, आपकी जो भी चॉइस हो, PQR कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर मुझे किसी ने ये बताया था कि जो नल सेट होता है ना, इज सबसेट ऑफ एनी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, इसका मतलब नल सेट भी क्या होगा, एक इवेंट होगा। सो नल सेट इज सबसेट ऑफ S। So what is its meaning? Phi is also an event. Phi is also an event called, क्या बोलते हैं इसको, impossible event, called impossible event। बहुत बढ़िया, impossible event हो ही नहीं सकता यार। भाई हमने एग्जाम दिया, 50 मार्क्स की टोटल थे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, 56 मार्क्स मिल जाए, 0 हो जाएगा, सो दैट विल बी इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, किसी ने ये भी बताया था कि कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है, तो S इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो S भी एक इवेंट हो जाएगा और क्या, S इज ऑल्सो एन इवेंट।
और S का होना डेफिनेट है। यार सारे पॉसिबल आउटकम्स आपने S में ले लिए। अब आप मुझे बताओ कि कोई भी एक्सपेरिमेंट में वो तो उनमें से कोई ना कोई चीज़ तो आएगी ही आएगी, दैट मीन्स श्योर इवेंट होगा। तो आप लिख लें इसको सब, श्योर इवेंट। S इज ऑल्सो एन इवेंट कॉल्ड SURE, श्योर इवेंट। सही है। अगर आप कभी भी कोई भी सेट के सबसेट्स बना के देखें ना, तो आप देखोगे कि उसमें एक तो नल सेट होता है, एक सेट इटसेल्फ होता है, फिर सिंगल एलिमेंट के सबसेट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स के सबसेट होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो ऑल द सिंगल एलिमेंट सबसेट्स आर नोन एज, ये भी इवेंट हैं, तो ऑल द सिंगल एलिमेंट सबसेट्स आर नोन एज व्हाट? एलिमेंट्री इवेंट्स। लिखेंगे ऑल सिंगल एलिमेंट सबसेट्स, सिंगल एलिमेंट सबसेट्स आर व्हाट? एलिमेंट्री इवेंट्स। नाम अपन के साथ एलिमेंट्री इवेंट्स, ये एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं, सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट। एंड रेस्ट ऑल अदर excluding null set are nothing but compound events. कंपाउंड इवेंट्स। बात करता हूं इसके बारे में भी, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं यार। अगर किसी सेट में मान लीजिए कि सैंपल स्पेस है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे तो मालूम है? 2 to the power 3। अरे ये तो आप जानते हो ना कि if there is a set having p elements, how many subsets are there? 2 to the power p। तो अगर मान लीजिए कि किसी सैंपल स्पेस में 3 एलिमेंट्स हैं, व्हाट इज इट्स मीनिंग? हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? 2 to the power 3, मतलब 8 सबसेट्स बनेंगे। एंड यू नो दैट एवरी सबसेट इज एन इवेंट। इसका मतलब है कि उस सैंपल स्पेस के 8 पॉसिबल इवेंट्स होंगे। कितने? 2 to the power 3। अच्छा, उसमें से कुछ सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट होंगे, वो कहलाएंगे एलिमेंट्री। बाकी सारे क्या कहलाएंगे? कंपाउंड इवेंट्स कहलाएंगे। लेकिन उसमें नल सेट को आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से एक एग्जांपल लेके। जैसे मान लीजिए, बहुत बड़ा सा नहीं ले रहा हूँ, मान लीजिए कि ये S लिखा हुआ है, S में केवल 3 एलिमेंट्स, तो इसके सबसेट्स लिख लूँ मैं, सबसेट्स। सिंगल एलिमेंट वाला सबसेट बना 1, ये भी एक सबसेट है 2, देन 3, फिर 2 एलिमेंट वाले सबसेट्स बनेंगे साहब 1, 2, 2, 3, 3, 1, फिर एक ऑल द एलिमेंट्स का सबसेट बनेगा सेट इटसेल्फ, और एक नल सेट। ये सारे के सारे क्या हैं? सबसेट्स हैं। एंड यू नो दैट ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ S विल रिप्रेजेंट व्हाट? एन इवेंट। सो दीज आर 8 पॉसिबल इवेंट्स। अरे हो सकता है इनमें से कोई एक ही इवेंट हो, 2 इवेंट हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं अगर सैंपल स्पेस में 3 चीज़ें 1, 2, 3। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक डाइस को मैंने थ्रो किया, सुन लो, अच्छी बात याद है, डाइस इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल केसेस आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power 6। अच्छा, 2 to the power 6 बोले तो 64 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। इसी तरह से बात हो रही है। अच्छा, इनमें क्या होगा? ये सारे के सारे जो इवेंट हैं, इनको अपन बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सक्लूडिंग द नल सेट, ये कहलाते हैं साहब कंपाउंड इवेंट्स। दीज आर नोन एज कंपाउंड इवेंट्स। तो जो इवेंट्स हैं उसको 2 कैटेगरीज में अपन ने बना दिया साहब। एक को बोल दिया क्या? एलिमेंट्री इवेंट, और दूसरे को बोल दिया कंपाउंड इवेंट। इसको जरा एक नोट करके लिखोगे? अच्छा, लेट
एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज पी। एग्जॉस्टिव नंबर मत लिखो, हाँ जी ठीक है सही है। एग्जॉस्टिव नंबर इज पी का मतलब समझ रहे हो ना, किसी सेट में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, पी। तो क्या मैं बोल सकता हूं व्हाट इट इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस। एस के सबसेट्स कितने होंगे, 2 to the power p। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, अगर p एलिमेंट s में है तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे साहब, 2 to the power p, एंड ईच विल रिप्रेजेंट एन इवेंट। तो मैं लिख सकता हूं व्हाट इट इंप्लाइज नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। कितने पॉसिबल इवेंट्स हैं साहब, 2 to the power p। अच्छा, अगर इसमें 3 सेट थे, 3 एलिमेंट थे, तो सिंगल एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनेंगे, 3। इसमें कितने एलिमेंट हैं, p, तो सिंगल एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनेंगे, p। सो कैन वी से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स कितने होंगे साहब, इसमें p होंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स p। अच्छा, कंपाउंड इवेंट्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स, नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स टोटल कितने थे, 2 to the power p, उनमें से आपने p हटा दिया और एक नल सेट को भी हटा दिया, तो 2 to the power p - 1। दीज आर द नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स। किसी भी पॉसिबिलिटी की बात अपन ने कर ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करनी है साहब मुझे एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। लो सर, अभी तो आप कह रहे थे कि 2 ही तरह के इवेंट आप जानते हो, एलिमेंट्री होता है, कंपाउंड होता है, इम्पॉसिबल या फिर सर्टेन इवेंट। ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, अरे भाई डिफरेंट कैटेगरीज है ना, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट, डेफिनेशन से बात करते हैं। क्या लिखना है, इवेंट्स E1, E2, E3 up to En associated with a random experiment whose sample space is S। अब उसको छोटे में क्या लिख दें, associated with S। Are exhaustive events if and if only their union is S। अच्छा, यूनियन तो सीखा है ना अपन ने, ए भाई बचपन से पढ़ते आ रहे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन का मतलब, हाँ, यूनियन मीन्स आइदर दिस और दिस, 3 है तो आइदर दिस और दिस और दिस एटसेट्रा। ओके, तो E1, E2, E3 up to En associated with S are exhaustive events if and if only their union is S। What is its meaning? अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो ऐसा लिखूंगा, if E1, that means if E1 union, E2 union, E3 union up to En is equals to S। अगर ऐसा हुआ then E1, E2, E3 are exhaustive events। ठीक, किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं और उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, देन व्हाट वन कैन से इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। एग्जाम्पल लेना है, छोटू वाला ले लेते हैं, अ डाइस इज थ्रोन। हमेशा से अपन यही करते हैं, तो अ डाइस इज थ्रोन, छोटा एग्जाम्पल है ना, छोटा एग्जाम्पल। अ डाइस इज थ्रोन, मुझे लग रहा है सैंपल स्पेस तो लिख ही लेंगे अपन, दैट इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 है ना। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, ढेर सारे इसमें इवेंट्स डिफाइन कर लिए मर्जी से। अच्छा, कितने पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, 2 to the power 6। 2 to the power 6 दैट मीन्स 64 पॉसिबल इवेंट्स होते हैं। सम ऑफ द इवेंट्स जो आप अज्यूम कर सकते हो, तो लेट E1 इज एन इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। चलो भैया, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि E1 इवेंट में क्या क्या हो सकते हैं साहब, 1 3 5, इसमें कोई टेंशन नहीं जी। अच्छा, एक और लेते हैं, E2 ले लिया मैंने,
और इस बार मैंने बोल लिया गेटिंग प्राइम। अब गेटिंग नहीं लिख रहे हैं भाई, आप समझ लेना, गेटिंग प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर की कहानी में क्या क्या हो जाएगा साहब? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और देखते हैं आगे। फिर मैंने कुछ और इवेंट्स डिफाइन किए। लेट द इवेंट E3। अच्छा, E3 मैंने लिया गेटिंग नंबर स्मॉलर देन 4। अच्छा, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी साहब? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। एक और लिख लूं? अच्छा, लिख लेते हैं E4 गेटिंग नंबर मोर देन 2। मैंने एक नंबर लिया, 2 से ज़्यादा आना। अच्छा, जब मैं 2 से ज़्यादा आने की बात करता हूं तो E4 में क्या क्या बातें आएंगी? 3, 4, 5, 6। मतलब बड़ी मेहनत करके मैंने कुछ इवेंट्स डिफाइन किए। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या E1 और E2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सैंपल स्पेस? नो, क्योंकि इनका यूनियन करने पर S नहीं आ रहा। अच्छा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तो भाई साहब 1, 2, 3, 5 आ जाएगा। 1, 2, 3, 5। इसमें भी S तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, E1, E2, E3, E4 करने की कोशिश करें, क्या मिलेगा? 1, 3, 5 यहां से मिलेगा, 2 यहां से मिल जाएगा और 3, 4, 5, 6 यहां से मिल जाएगा। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, अरे मिलेगा 1, 2, 3 ना। ये देखो ना, 1, 2, 3 तो यहीं से मिल रहा है। इवन E3 एंड E4 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इन 2 से भी काम चल जा रहा है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं लिख देता हूं सिंस ऐसा लिख देता हूं। मतलब इससे रिजल्ट मैं बना सकता हूं कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3, अगर मैं केवल 3 की बात करूं, इज नॉट इक्वल्स S। क्या S के इक्वल है? S तो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 करोगे तो 1, 2, 3, 5 मिलेगा, 4 और 6 नक्को। इसका मतलब ये S के इक्वल नहीं है। वॉट इट इम्प्लाइज E1, E2 and E3 are not exhaustive, are not the exhaustive events। ये एग्जॉस्टिव नहीं है साहब। अच्छा, ऐसे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मैं इन 2 से ही काम चला ले रहा हूं। E3 यूनियन E4 मैंने किया तो ये तो S के इक्वल आएगा ही आएगा, दिख रहा है ना। यहां से मिलेगा 1, 2, 3 कॉमन है, देन 4, 5, 6। तो यूनियन लेने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा। व्हाट इज इट्स मीनिंग? E3 एंड E4 आर एग्जॉस्टिव with respect to X, are exhaustive events associated with this। अच्छा, दिमाग में कई बार बातें आती ना, बातें आती। अगर मैं बोलूं, यहीं पे मैं बात ये बोल दूं साहब कि मुझे तो ये भी समझ में आ रहा है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, अगर मैं इन सबका यूनियन लूं तो भी S आ रहा है। अरे सारे सेट्स का यूनियन ले लीजिए, S मिल रहा है। What is its meaning? These 4 are, what is its meaning? These 4 are exhaustive. These 4, ये वाला 4 मत लिखो यार। These 4 are the exhaustive events। ये exhaustive events हो जाएंगे associated with S। किसी को कोई डाउट? नहीं सर, बिल्कुल भी डाउट नहीं। नाम से समझ में आ रहा है? हाँ जी। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ दे आर इक्वली प्रोबेबल। छोटा सा लिख लेते हैं, इवेंट्स विच आर इक्वली प्रोबेबल। भाई ऐसे इवेंट्स जो इक्वली प्रोबेबल है। अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1?
1 by 6. What is the probability of getting 2? 1 by 6. What is the probability of getting 3? 1 by 6. What is the probability of getting 4? 1 by 6. What is the probability of getting 5? 1 by 6. What is the probability of 6? 1 by 6. Can we say that E1, E2, E3, E4, E5, E6, ये जो 6 मैंने events लिए, they are equally probable. Events are said to be equally probable if they are having equal probability. जैसे a coin is tossed, what is the probability of getting heads? 1 by 2. What is the probability of getting tails? 1 by 2. Can we say that these are the two equally probable events? हाँ जी, बिल्कुल सही. लेकिन ऐसा तभी होगा, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, ऐसा तभी होगा when the coin is fair. भाई कॉइन अच्छा हो, फेयर हो, तब ये बात होगी. अगर अनफेयर कॉइन हो गया, अनफेयर कॉइन का मतलब समझते हो ना, हाँ जी, एक साइड पे मैग्नेट लगा दिया कॉइन में, लो भाई हेड 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 हेड, बार बार हेड आ रहा है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा हो गया. सो कैन वी से दैट इन सच, हाँ, वन कैन से दैट इवेंट्स आर नॉट इक्वली प्रोबेबल. इसलिए कभी भी हमेशा क्वेश्चन आप देखोगे ना तो वो लिखा रहता अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, मतलब उसमें जो इवेंट्स हैं इक्वली प्रोबेबल होंगे. लेकिन अगर वो अनफेयर होगा तो फिर लिखेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज 3 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स. ऐसा कब तभी हो सकता है जब वो अनफेयर कॉइन हो. तो पहली बात मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात आपको समझ में आ गया. फिर आप लिखें फेवरेबल, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल केसेस. और ये क्या बात होती है साहब? फेवरेबल एंड अनफेवरेबल. सुना तो हो गई? हाँ सुना है सर. अरे नाम से ही समझ में आ रहा. फेवरेबल केसेस क्या है? जो हमारे इंटरेस्ट के हैं वो फेवरेबल, बाकी सारे भाड़ में गया. डाइस इज थ्रोन, हमको जीतना है साहब, लूडो खेल रहे हैं. अच्छा जीतने के लिए मुझे 4 चाहिए, तो 4 फेवरेबल हो गया, बाकी जो भी है 1 2 3 5 6 अनफेवरेबल. सो इवेंट्स और द केसेस इन विच वी आर इंटरेस्टेड, बस इतनी सी बात. जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो फेवरेबल, जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है वो अनफेवरेबल. तो लिखना क्या है फेवरेबल में? इसमें लिख लें केसेस इन विच वी आर इंटरेस्टेड. जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो फेवरेबल, बाकी सारी कहानी. चलिए और आगे बढ़ते हैं. फिर लिखना है साहब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली क्या लिखा है साहब? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. व्हाट इज इट्स मीनिंग? इफ ऑकरेंस ऑफ एनी ऑफ देम प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ ऑल अदर्स. ये कौन सी कहानी बोल गए सब जल्दी जल्दी में? फिर से एक बार सुने सुने सुने. इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ऐसा लिख देते 2 or more events are said to be mutually exclusive if occurrence of any of them prevents the occurrence of all others. 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर उनमें से कोई एक इवेंट हो जाए तो बाकी और इवेंट्स नहीं हो सकते. अच्छा ये चलो पहले लिख लेते हैं, एक बार बात करते हैं. सो 2 और, ये बड़ी गजब की चीज़ है साहब. क्या कह रहा है? 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं अगर उनमें से कोई एक इवेंट हो जाए तो बाकी इवेंट नहीं हो सकते. भाई देखो क्या हुआ कि इंटरव्यू चल रहा था साहब, है ना? उसमें से 10 कंटेस्टेंट वहाँ पर गए इंटरव्यू देने के लिए. अच्छा फाइट कर रहे थे 10 लोग और पोस्ट एक थी साहब, पोस्ट एक थी. तो 10 जो नाम है तो मैंने उनके नाम ऐसे दे रहा हूँ. E1 इज़ द इवेंट पहले का सिलेक्शन हो जाए, इवेंट E2 सिलेक्शन ऑफ सेकेंड, E3 सिलेक्शन ऑफ थर्ड. ऐसे 10 इवेंट मैंने डिफाइन कर लिए. एंड कैन वी से दैट दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस, ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्योंकि अगर कोई भी इवेंट हो गया, मान लीजिए E4 इवेंट हो गया, मतलब जो 4th था ना उसका सिलेक्शन हो गया साहब, तो इवेंट 4 अगर हो गया है तो बाकी कोई भी इवेंट नहीं हो सकते क्योंकि पोस्ट ही एक थी. तो इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ऑकरेंस ऑफ एनी ऑफ देम प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ ऑल अदर्स. किसी एक इवेंट का होना
ये निश्चित करता है कि बाकी कोई भी इवेंट नहीं होगा। और मैथमेटिकली हम ये बात बोलेंगे, इसी में है ना, A and B are mutually exclusive। अच्छा, ये बात आप समझ लेना, यहां पर मैंने जैसे लिखा ना A and B, ये पूरा मतलब लिख नहीं रहा हूं। इवेंट्स A and B एसोसिएटेड विद फलाना फलाना ढकाना ढकाना, वो आप जानते हो। तो A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ एंड इफ ओनली A इंटरसेक्शन B नल सेट हो जाए। वाह, बहुत ही अच्छी बात आपने कह दी साहब। तो दो सेट का अगर इंटरसेक्शन नल सेट है, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। यहाँ पर भी यही बात है, दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन अगर नल सेट है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, देयर इज नो कॉमन इन बिटवीन देम, मतलब ए हुआ तो बी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट मिल जाए, देन वी कैन से दैट इवेंट्स ए एंड बी आर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, 3 की कहानी हो जाए, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ एंड इफ ओनली। सुनेंगे जरा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स नल सेट। ए बी और सी में कोई भी कॉमन ना हो, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा साहब। ऐसा हो सकता है कि ए बी सी का इंटरसेक्शन नल सेट हो तो भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एवर मोर देन 2 इवेंट्स आर देयर, 3 इवेंट्स का इंटरसेक्शन नल सेट होना चाहिए, साथ ही साथ पेयर वाइज भी नल सेट होना चाहिए, पेयर वाइज भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। along with this and A intersection B is equals to phi, B intersection C is equals to phi and C intersection A is equals to phi। ये चारों बातें अगर एक साथ हों, then we can say that events A, B and C are what? Mutually exclusive। क्या कहते हो, कुछ बात समझ में आई? एग्जाम्पल ले लूँ भाई, सस्ता वाला आइटम, अ डाइस इज थ्रोन। हाँ चलो तो ठीक है, थ्रो कर देते हैं। अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन। अच्छा, मैंने डाइस को थ्रो कर दिया, मुझे बता दो सैंपल स्पेस की कहानी। दैट इज 1 2 3 4 5 6। ओके, लेट A is the event getting odd number। चलो भैया, गेटिंग ऑड नंबर, और ये मुझे मालूम है कि क्या क्या मिलेगा, 1, 3, 5 पॉसिबल फेवरेबल केसेस फॉर दिस। अच्छा, बी के लिए गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर आना। अच्छा, तो बी इवेंट के बारे में क्या कहते हो आप, क्या लिख दूं मैं, 2, 4, 6, आगे मैं डिफाइन ही नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे बताओ, कैन वी से दैट इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस, इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देख के समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई एक इवेंट हो जाए तो दूसरा इवेंट नहीं होगा। मतलब अगर इवेंट ए हो जाएगा तो इवेंट बी नहीं होगा, या फिर इवेंट बी हो जाएगा तो इवेंट ए नहीं होगा। अरे भाई, आपने डाइस को थ्रो किया, इवेंट ए हुआ, मतलब कोई ऑड नंबर आ गया, ये नहीं हो सकता ना। हाँ जी, हाँ जी। और ये दिख भी रहा है, दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है, सिंस A intersection B is equals to phi, what is its meaning? A and B are mutually exclusive। ये बात अच्छी है। A and B are mutually exclusive events। नोट कर सकते हो आप। बाकी चीज़ें तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पर बेस्ड हैं, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें अपन, है ना। जल्दबाजी नहीं करते ना, जल्दबाजी नहीं करते। बहुत सारी बातें आज अपन ने कर ले, और उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप प्रॉपर वे में एक बार रिवाइज करोगे, उसकी मीनिंग समझोगे, कुछ एग्जाम्पल्स लोगे और खुद से सवाल करोगे साहब, खुद से क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्यों है, एग्जॉस्टिव है तो क्यों है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो क्यों है, क्या डेफिनेशन से मैच कर रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी भरपूर कर रहे होगे। ठीक है, मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।